प्यारे बच्चों, हमने आव्यूह के लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और कोटि, पंक्ति, स्तंभ आदि के बारे में बताया। आज हम लेक्चर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं आव्यूह का। ठीक है, तो लेक्चर सेकंड में हम आव्यूह के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आज की हेडिंग है आव्यूह के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान दें बच्चों, आव्यूह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आयताकार आव्यूह, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और नंबर सेकंड होता है वर्ग आव्यूह, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह दो प्रकार के, एक आयताकार आव्यूह, दूसरा वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी को वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले आयताकार आव्यूह के बारे में डिटेल बात करेंगे हम। आयताकार आव्यूह क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सभी को अलग अलग चर्चा करेंगे। फिर हम वर्ग आव्यूह के बारे में बात करेंगे। वर्ग आव्यूह क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले शुरू करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह। अच्छा, ये परिभाषा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली दोनों में अंतर बता दें। आपने ज्योमेट्री में आयत और वर्ग दोनों को पढ़ा है, थोड़ा सा उसकी मदद लेके हम इनको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप ज्योमेट्री में आयत को जानते हैं कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की। जैसे यहाँ पे हम नामकरण करें ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी के सामने सी डी है तो ये इसके बराबर है और ए डी के बराबर बी सी है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पे आयत और वर्ग का क्या रोल है आव्यूह के सेंस में, तो इसको समझिए। जब हम किसी आव्यूह को बनाते हैं तो आव्यूह में पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कोई आव्यूह लिखा है 2 3 1 4 6 7। अगर हमने कोई आव्यूह बनाया तो देखिए आव्यूह में जब हम स्तंभ के एलांग आगे बढ़ते हैं, जैसे ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, तो जब हम स्तंभ के एलांग आगे बढ़ते हैं तो इसका क्षैतिज विस्तार बढ़ता है। जैसे यहाँ पे 3 स्तंभ लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है। अगर हम एक स्तंभ और लें, फॉर एग्जांपल इसको मिटा के हम अगर हम एक स्तंभ और लें, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 5 लिख दें, तो देखिए इसका क्षैतिज फैलाव यानी बाएं से दाएं जाना, इसको बोलते हैं क्षैतिज फैलाव, हॉरिजॉन्टल स्पैन, ये बढ़ गया। और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं और ऊपर से नीचे जाने पे क्या मिलता है, पंक्ति मिलती है। जैसे ये पहली पंक्ति 2 3 1 4, दूसरी पंक्ति 4 6 7 5, तो यहाँ पे ये पहली पंक्ति रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी पंक्ति रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम एक पंक्ति और नीचे लिख दें तो इसका ऊर्ध्वाधर फैलाव यानी ऊपर से नीचे जाना, ये बढ़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर हम स्तंभ बढ़ाते हैं तो क्षैतिज फैलाव होता है और अगर पंक्ति बढ़ाते हैं तो ऊर्ध्वाधर फैलाव होता है। और अगर किसी आव्यूह में ये दोनों फैलाव बराबर ना हो तो उसका शेप हो जाएगा आयत के अनुसार। क्योंकि आयत में देखिए क्षैतिज फैलाव अर्थात डी से सी तक जाना
और ऊर्ध्वाधर फैलाव अर्थात डी से ए तक आना, दोनों में देखिए अंतर है। ये क्षैतिज फैलाव, ये ऊर्ध्वाधर फैलाव, दोनों बराबर नहीं हैं। तो जब क्षैतिज फैलाव और ऊर्ध्वाधर फैलाव, हॉरिजॉन्टल स्पैन एंड वर्टिकल स्पैन बोथ आर नॉट सेम, तो हम कहते हैं कि उसका शेप क्या है, आयताकार है। और वर्ग में देखिए ये क्षैतिज फैलाव है, ये लाइन अगर हम बढ़ें तो ये क्षैतिज फैलाव है और ये ऊर्ध्वाधर फैलाव है। यहाँ पर दोनों फैलाव बराबर हैं तो इसको बोलते हैं वर्गाकार शेप। तो सेम टू सेम यही आर्गुमेंट हम आयताकार आव्यूह और वर्ग आव्यूह में देंगे। आयताकार आव्यूह में हम ये बोलेंगे कि क्षैतिज फैलाव अर्थात स्तंभों की संख्या और ऊर्ध्वाधर फैलाव अर्थात पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर नहीं है, तभी तो उसका शेप आयताकार रूप का होगा। और वर्ग में हम बोलेंगे कि दोनों का फैलाव बराबर है। तो जो हम बात कर रहे थे आयत और वर्ग में क्षैतिज फैलाव ऊर्ध्वाधर फैलाव, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे क्षैतिज फैलाव का मतलब स्तंभ, ऊर्ध्वाधर फैलाव का मतलब पंक्ति। तो यहाँ परिभाषा क्या निकल के आएगी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। अर्थात इसी को हम उस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यदि m नॉट इक्वल टू n, ध्यान देना m हमने बताया था पहली लेक्चर में कि m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है, m नॉट इक्वल टू n, तो आव्यूह aij m क्रॉस n, हमने कहा था ये संक्षिप्त रूप है, इस आव्यूह को aij m क्रॉस n को आयताकार आव्यूह कहते हैं। आयताकार आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो उसे क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह। इसको हम ये भी कह सकते हैं अपना समझने के लिए कि क्षैतिज फैलाव और ऊर्ध्वाधर फैलाव बराबर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। जैसे कोई आव्यूह ए बराबर लिखा है 2 3 1 4 5 6, इसकी कोटि क्या देखिए 2 क्रॉस 3 है। यहाँ पर देखिए 2 पंक्ति 3 स्तंभ, इसका मतलब ये क्या है, आयताकार आव्यूह है, आयताकार आव्यूह है। अब देखिए आयताकार आव्यूह खुद कई प्रकार के होते हैं, तो इसी हम आयताकार आव्यूह में उसके टाइप भी पढ़ते हैं। तो आयताकार आव्यूह के प्रकार, आयताकार आव्यूह के प्रकार, ठीक है। इसमें कई नाम आएंगे। नंबर फर्स्ट इसमें आएगा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें नंबर सेकंड आएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। और नंबर थर्ड होता है पंक्ति आव्यूह, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और नंबर 4 होता है स्तंभ आव्यूह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
कॉलम मैट्रिक्स। तो आयताकार आव्यूह में ये 4 प्रकार के होते हैं, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। आयताकार आव्यूह आप समझ गए कि पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होना चाहिए। अब उसी बेस पर ये 4 नाम, इसको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम क्षैतिज आव्यूह की बात करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट। तो आयताकार आव्यूह में नंबर फर्स्ट क्या था? क्षैतिज आव्यूह। अगर आप ध्यान से नाम को देखें तो नाम में ही परिभाषा निहित है। क्षैतिज आव्यूह अर्थात ऐसा आव्यूह जो देखने में क्षैतिज आकार का लगे। क्षैतिज आकार का कोई वस्तु कब लगता है? जब उसका क्षैतिज फैलाव ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये मार्कर हाथ में लिए हैं, अगर हम इस मार्कर को ऐसे पकड़ लें तो हम कहते हैं कि ये मार्कर क्षैतिजाकार में है, और अगर इसी मार्कर को ऐसे पकड़ लें तो हम बोलते हैं कि ये मार्कर ऊर्ध्वाधर आकार में है। मार्कर तो वही है, लेकिन इसको इस समय क्षैतिज क्यों बोलें और इस समय इसको ऊर्ध्वाधर क्यों बोलें? क्योंकि जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो इसका ऊर्ध्वाधर फैलाव देखिए सिर्फ इतना है, ऊर्ध्वाधर फैलाव सिर्फ इतना है, और क्षैतिज फैलाव देखिए ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्षैतिजाकार। और अगर इसको ऐसे पकड़ लेंगे, अब देखिए ऊर्ध्वाधर फैलाव ये है पूरा यहाँ तक, और क्षैतिज फैलाव सिर्फ इतना है, छोटा सा, तो ये इसका शेप हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो कहने का मतलब कि कोई वस्तु, जैसे हम इसी वाइट बोर्ड की बात करें तो वाइट बोर्ड को देखिए, इसका क्षैतिज फैलाव ये है और ऊर्ध्वाधर फैलाव ये है। तो देख के गेस करिए कि कौन सा फैलाव ज़्यादा है। क्षैतिज फैलाव ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्षैतिजाकार है। अगर ये ज़्यादा ऊंचाई तक होता तो हम कहते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर के आकार का है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये परिभाषा भी है कि ऐसा आव्यूह जो देखने में क्षैतिजाकार लगे। ये तो सामान्य बोलचाल की बात है। अब अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि क्षैतिज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पंक्ति की स्तंभ। तो थोड़ी देर पहली वाली बात समझिए, हमने बताया था कि क्षैतिज फैलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल स्तंभ होता है। जितने स्तंभ बढ़ेंगे उतना क्षैतिज फैलाव ज़्यादा होगा। तो बताइए क्षैतिज फैलाव ज़्यादा कब होगा? जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि क्षैतिज फैलाव का मतलब कि बाएं से दाएं ज़्यादा फैलाव हो और ऊपर से नीचे कम फैलाव हो। तो अगर बाएं से दाएं ज़्यादा हमें जाना है तो इसका मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, यानी स्तंभ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो यहाँ से परिभाषा निकल के आई कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। अर्थात इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि m लेस देन n, ये स्तंभ ज़्यादा है, यदि m लेस देन n तो Aij ऑर्डर m क्रॉस n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा, क्षैतिज आव्यूह होगा। दोनों परिभाषाएं सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल बनाइए कि स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा हो। बस जैसे ये हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 3 है। बताइए स्तंभ ज़्यादा की पंक्ति? बोलोगे स्तंभ ज़्यादा है। देखिए 3 स्तंभ हैं, पंक्ति कितनी है? 2। इसका मतलब ये हो जाएगा क्षैतिज आव्यूह। इसी प्रकार दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, एकदम जस्ट इसी का रिवर्स, इसी का विपरीत। ऊर्ध्वाधर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पंक्ति। जितनी पंक्ति ज़्यादा होगी उतना ऊपर से नीचे का फैलाव ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या ज़्यादा होना चाहिए? पंक्तियों की संख्या। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, स्तंभों की संख्या से अधिक हो। अर्थात सांकेतिक में क्या कहेंगे? अर्थात यदि m ग्रेटर देन n तो मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या ज़्यादा करना हमें? देखिए, पंक्तियों की संख्या को हमें स्तंभों की संख्या से ज़्यादा करना है। वेरी सिंपल, पंक्ति ज़्यादा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी पंक्ति है देख लीजिए? 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे पंक्ति ज़्यादा है, स्तंभ कम है, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए। अगर स्तंभ ज़्यादा तो क्षैतिज आव्यूह, अगर पंक्ति ज़्यादा तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, आगे बढ़ें। नोट भी करते जाइएगा आप लोग, समझते भी जाइएगा। कोई दिक्कत तो कमेंट में लिख के ज़रूर अवगत कराइएगा, उसका सलूशन आप लोग को मिल जाएगा। नंबर 3, पंक्ति आव्यूह। ये भी नाम से स्पष्ट है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है, बहुत सिंपल। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। ध्यान दीजिए, हमने स्तंभ की बात नहीं किया। स्तंभ में कोई कंडीशन नहीं है, पंक्ति में कंडीशन है, एक पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ चाहे जितना हो। अर्थात इसको सांकेतिक भाषा में लिख दें, अर्थात आव्यूह Aij जिसकी कोटि होगी, पहले यहाँ पे कितनी पंक्ति है? एक, तो 1 क्रॉस n, यानी पंक्ति के स्थान पर एक, स्तंभ के स्थान पे जो इच्छा हो, एनी नेचुरल नंबर। तो इस आव्यूह क्या बोलते हैं? आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई का मान सिर्फ 1 है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, कुछ बना दीजिए। ऐसा आव्यूह बनाइए जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, बस ये लिख दिया हमने 1 2 3। देखिए, एक पंक्ति है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा देखिए तो आएगा ये एक, और स्तंभ 3 है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3, पंक्ति आव्यूह हो गया। नंबर 4, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी भी परिभाषा स्पष्ट है। वहाँ बोले थे कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, यहाँ बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, सिर्फ एक स्तंभ हो। अर्थात आव्यूह Aij कोटि m क्रॉस 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम स्तंभ के स्थान पर एक लिख रहे हैं। कितने स्तंभ हैं? एक। पंक्ति कितने हैं? m का मान कुछ भी हो सकता है। आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी आव्यूह बना लीजिए, जैसे एक स्तंभ होना चाहिए, बस स्तंभ एक, पंक्ति जो इच्छा हो। बताइए कितने पंक्ति यहाँ पर है? 1 2 3,
तो 3 पंक्ति, स्तंभ कितने, 1, 3 क्रॉस 1, तो ये क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। तो ध्यान दीजिए, आयताकार आव्यूह हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज आव्यूह, एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह, एक पंक्ति आव्यूह, एक स्तंभ आव्यूह। आयताकार आव्यूह का मतलब कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर न हो। तो आप इन चारों में देख सकते हैं, किसी में भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है। क्षैतिज आव्यूह में स्तंभ ज़्यादा थे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में पंक्ति ज़्यादा थे। पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति है, स्तंभ चाहे जितना हो बढ़ा सकते हैं। स्तंभ आव्यूह में स्तंभ एक है, पंक्ति चाहे जितना रख दें। तो इन चारों में हमने देखा कि पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं आयताकार आव्यूह। अब हमारा जो हमने शुरू में लिखवाया था कि आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं, एक आयताकार आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह। तो अब हम सेकंड की बात करते हैं, वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह आयताकार आव्यूह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्ग आव्यूह तो खुद इम्पोर्टेंट है ही है, उसके जो प्रकार हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले हम वर्ग आव्यूह की बात करें। वर्ग आव्यूह को अंग्रेजी में क्या लिखवाया था हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स परिभाषा तो हमने शायद वहीं बता दिया था, ज्योमेट्रिकली हमने समझा दिया था कि वर्ग में क्या होता है कि क्षैतिज फैलाव और ऊर्ध्वाधर फैलाव, यानी बाएं से दाएं जाना और ऊपर से नीचे आना दोनों बराबर होता है। ये ज्योमेट्रिकली बता रहे हैं, लेकिन आव्यूह के पॉइंट ऑफ व्यू में हमने बताया कि क्षैतिज फैलाव का मतलब यहाँ पे स्तंभ होता है, ऊर्ध्वाधर फैलाव का मतलब यहाँ पे पंक्ति होता है। तो जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर फैलाव बराबर हों, अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, तो परिभाषा निकल के आ गई, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। बोलिए, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान परिभाषा है। पंक्ति स्तंभ बराबर हो, अगर 2 पंक्ति ले तो 2 स्तंभ ले, 3 पंक्ति ले तो 3 स्तंभ ले, तो उसको बोल देंगे वर्ग आव्यूह। इसी को हम संक्षिप्त रूप में जो AIJ के रूप में कैसे लिखेंगे, अर्थात यदि m बराबर n, अगर m बराबर n हो जाए तो आव्यूह AIJ जिसकी कोटि m क्रॉस n है, इसको क्या बोलेंगे, को वर्ग आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर होना ही है तो दोनों जगह सेम ही लिख दें, अर्थात AIJ n क्रॉस n। ध्यान दें, पंक्तियों की जगह पर भी हम n लिख दिए, स्तंभों की जगह भी n लिख दिए, दोनों बराबर है, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, तो दोनों बराबर ही करना है। तो AIJ n क्रॉस n के रूप के आव्यूह को या के रूप का आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने वर्ग आव्यूह की 3 परिभाषाएं बताया, एक परिभाषा ये, एक परिभाषा ये, एक परिभाषा ये, तीनों सेम हैं, तीनों इक्विवेलेंट हैं, चाहे इसको आप लिख दीजिए, चाहे इसको, सब बराबर हैं। सबका एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल ये
जैसे हम 2 पंक्ति और लेंगे तो 2 स्तंभ भी लेना पड़ेगा, तो कोटि 2 क्रॉस 2 होगी। तो ले लेते, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। देख लीजिए 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 2 का ये वर्ग आप भी हो जाएगा। अगर हमें 3 पंक्ति लेना होगा तो 3 स्तंभ भी लेना होगा। फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 1, 7, 9, 0, 7, 8। अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति, कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। तो ये 3 क्रॉस 3, यहाँ पे 2 क्रॉस 2, यहाँ पे 3 क्रॉस 3, यहाँ भी पंक्ति स्तंभ बराबर, यहाँ भी पंक्ति स्तंभ बराबर, और आगे भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर एक एलिमेंट लेंगे आप व्यू के अंदर तो ये भी वर्ग आप व्यू है। कितने पंक्ति, एक, कितने स्तंभ, एक, तो 1 क्रॉस 1 बन जाएगा। तो 1 क्रॉस 1 का वर्ग आप व्यू, 2 क्रॉस 2 का वर्ग आप व्यू, 3 क्रॉस 3 का, और आगे भी ले सकते हैं, लेकिन सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक ही है। 4 क्रॉस 4 बना सकते हो, 4 पंक्ति ले लो, 4 स्तंभ ले लो, तो ये हो जाएगा वर्ग आप व्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? क्षैतिज आप व्यू में पंक्ति स्तंभ बराबर नहीं थे, यहाँ पंक्ति स्तंभ बराबर है। इसके बाद हम लोग वर्ग आव्यूह के प्रकार भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रकार बताने से पहले वर्ग आव्यूह में कुछ बातें और। वर्ग आव्यूह में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है विकर्ण। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण, वैसे तो हम ज्यामिति में अगर बात करें तो विकर्ण तो आयत का भी होता है, वर्ग का भी होता है, लेकिन अगर हम आव्यूह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो विकर्ण सिर्फ वर्ग आव्यूह का होगा। इस बात को ध्यान रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विकर्ण सिर्फ वर्ग आव्यूह में पढ़ेंगे, आयताकार आव्यूह में विकर्ण का कोई मतलब नहीं होता, वो मीनिंगलेस होगा। तो इसी के अंतर्गत हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं, वर्ग आव्यूह का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। विकर्ण आप जानते हैं, ज्यामिति में नहीं जानते तो देख लीजिए। जैसे ये कोई ज्योमेट्रिकल में ये कोई वर्ग है, तो विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष से उसके अपोजिट शीर्ष, सामने वाले शीर्ष को मिला देते हैं। जैसे ये ए है, बी सी डी, तो डी को बी से मिला देते हैं, एक विकर्ण ये हो जाता है और एक विकर्ण ये हो जाता है। यानी किसी शीर्ष को उसके अपोजिट शीर्ष पर मिला दो तो 2 सरल रेखाएं बनती हैं, एक डी बी एक ए सी, तो दोनों को विकर्ण कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर कोई वर्ग आव्यूह होता है तो वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण बनेंगे। देखिए, जैसे ये कोई विकर्ण है, सॉरी वर्ग आव्यूह बना रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का बनाने जा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, उसी AIJ के रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पर 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो यहाँ पर भी 2 विकर्ण बनेंगे। एक विकर्ण देखिए ये जा रहा है, एक विकर्ण ये है, ये, और दूसरा विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। यहाँ पे 2 विकर्ण हैं। विकर्ण का कॉन्सेप्ट वही जो ज्योमेट्री में था, शीर्ष से अपोजिट शीर्ष को मिला रहे हैं, यहाँ पर भी शीर्ष से अपोजिट शीर्ष को मिला रहे हैं। लेकिन वहाँ तो सिर्फ विकर्ण ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल है। ऐसा विकर्ण जो प्रथम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव को हम प्रथम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे A11 प्रथम एलिमेंट है आव्यूह का, तो ऐसा विकर्ण जो प्रथम अवयव से जाता हो
उसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण या प्राथमिक विकर्ण। तो यहाँ पे जो हमने रेड मार्क किया है रेड पेन से, तो इसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण। क्या बोलेंगे इसको? रेड वाले को बोलते हैं मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक विकर्ण। और जो ये ब्लैक पेन से लिखा है इसको बोलते हैं द्वितीयक विकर्ण, द्वितीयक विकर्ण। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिएगा। ऐसा विकर्ण जो आव्यूह के प्रथम अवयव अर्थात पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ वाले अवयव से जाता है उसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण या प्राथमिक विकर्ण, और दूसरे वाले विकर्ण को बोलते हैं द्वितीयक विकर्ण। मुख्य विकर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, या एलिमेंट, इसको अगर चाहे तो प्राथमिक विकर्ण क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री विकर्ण डायगोनल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हम अगर पूछें कि मुख्य विकर्ण के अवयव कौन है यहाँ पर, तो मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, तो बताइए मुख्य विकर्ण में कौन से अवयव हैं? A11, A22, A33। मुख्य विकर्ण के अवयव हैं A11, A22, A33। मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो ये तीनों मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। अगर हम कहें कि द्वितीयक विकर्ण में कौन है, तो A13, A22, A31। द्वितीयक विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं? द्वितीयक विकर्ण के अवयव A13, A22 और A31। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा है। मुख्य विकर्ण में क्या लिखेंगे? ऐसा विकर्ण जो आव्यूह के प्रथम अवयव से जाता है उसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, और दूसरे वाले विकर्ण को क्या बोलते हैं? द्वितीयक विकर्ण। ठीक है, अब देखिए दो विकर्ण हैं, तो दो विकर्ण में मुख्य विकर्ण के जो अवयव आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ खास बात है। ज़रा इसको देखते हैं, अलग से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान से देखिए, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं ज़रा उनके सफिक्स में देखिए क्या लिखा है। 1 1 दोनों सेम, 2 2 दोनों सेम, 3 3 दोनों सेम। कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं प्रत्येक अवयव में देखिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर। यहाँ पर भी देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए। 2x2 को बनाएंगे उसमें भी दिखेगा। अगर हम 2x2 को बनाएं A11, A12, A21, A22, अगर यहाँ पे देखेंगे ये देखिए ये भी वर्गाव्यूह है और ये इसका मुख्य विकर्ण है। तो देखिए मुख्य विकर्ण में यहाँ पर 1 1 2 2। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव का पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है। देखिए द्वितीयक विकर्ण में ऐसा नहीं है। द्वितीयक विकर्ण को छोड़िए, मुख्य विकर्ण के अलावा आप किसी भी एलिमेंट को देख लीजिए, किसी भी एलिमेंट को, कहीं पर भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ मुख्य विकर्ण में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसी की मदद से हम मुख्य विकर्ण के अवयवों को पहचान भी सकते हैं। तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या लिखेंगे कि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव के लिए पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अर्थात जो कहना चाह रहे हैं, अर्थात
ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा। जो हम कहना चाह रहे हैं मैथमेटिकली, अर्थात वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव AII के रूप के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव इस रूप के होते हैं, AII के रूप के होते हैं। AII का मतलब देखिए, पंक्ति की संख्या भी आई है, स्तंभ की संख्या भी आई है। i बराबर 1 रखेंगे तो यही तुम्हारा बन जाएगा A11, i बराबर 2 रखेंगे तो यही क्या बन जाएगा A22, अगर i बराबर 3 रखेंगे तो बन जाएगा A33। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव AII के रूप का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखे हैं, जैसे इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड में ये कह दें कि अवयव ऐसे लिखें, यदि i नॉट इक्वल टू j, अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो अवयव AIJ, ये अवयव कभी भी मुख्य विकर्ण पे नहीं होगा। तो अवयव AIJ मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं हो सकता, ये कह रहे थे। अगर i बराबर j है तब वो मुख्य विकर्ण का अवयव है, और अगर i बराबर j नहीं है तो वो कभी भी मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं हो सकता। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी जो है। तो ये हो गया वर्ग आव्यूह की परिभाषा और उसमें मुख्य विकर्ण का कॉन्सेप्ट, और मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं, AII के रूप के होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ग आव्यूह के प्रकार। जैसे आयताकार आव्यूह के प्रकार था, वैसे वर्ग आव्यूह के प्रकार। तो इसमें भी कई आव्यूह होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट बात करेंगे हम, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, या इसी को एक नाम और है, इसी का तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक को बोलते हैं आइडेंटिटी और इकाई को बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर सेकंड हो जाएगा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। नंबर थर्ड विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर फोर्थ ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिफ्थ निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए, जैसे वर्ग आव्यूह में हमने बताया था, आयताकार आव्यूह बताए थे 4 प्रकार होते हैं, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। उसी प्रकार वर्ग आव्यूह में ये 5 नाम हैं, इकाई आव्यूह, अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह।
यहाँ पर ये जो 5 लिखे हैं, तो इस 5 में जो शुरू के 3 हैं, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है कि इनकी परिभाषाएं लिखने को आ जाती हैं विथ एग्जाम्पल। लिखा रहता है कि एक उदाहरण सहित इकाई आव्यूह को स्पष्ट कीजिए, या उदाहरण सहित अदिश आव्यूह को स्पष्ट कीजिए, विकर्ण आव्यूह। तो इनकी परिभाषा को बहुत ध्यान से समझना है और एग्जाम्पल को भी। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। बहुत आसान तरीके से इसको देखिए, और थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है, सिर्फ डिफिनेशन है और इसको रटना है और समझना है। तो नंबर फर्स्ट, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या इसी को बोलते हैं तत्समक आव्यूह। ध्यान दीजिए, जितने भी अब पढ़ा रहे हैं सब कैसे हैं, सब वर्ग आव्यूह हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा से ही बात समझ में आ जाएगी। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह। देखिए परिभाषा से ही निकल के आ गया कि जब भी हम इकाई की बात करेंगे वर्ग होना जरूरी है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, तो उस वर्ग आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। सिर्फ 2 बातें समझना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कि 1 कहाँ पे आना चाहिए और 0 कहाँ पे आना चाहिए। बहुत सिंपल, 1 कहाँ पे आएगा, मुख्य विकर्ण पे, और 0 कहाँ पे आएगा, बाकी जगह। तो क्या बन जाएगा, वर्ग आव्यूह, वो इकाई आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव देखिए 1 है, और बाकी हर जगह क्या है, 0 है। और जितने पंक्ति उतने स्तंभ भी हैं, 3 क्रॉस 3 का है, तो ये क्या बन जाएगा, इकाई आव्यूह बन जाएगा। ऐसे ही हम 2 क्रॉस 2 बना सकते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का बन जाएगा, 3 क्रॉस 3। ये सभी इकाई आव्यूह हैं। अब देखिए इसी इकाई आव्यूह में हम कुछ बातें नोट करके लिख दे रहे हैं। परिभाषा तो क्लियर हो गई कि मुख्य विकर्ण पर 1 हो, बाकी हर जगह 0 हो, दैट इज नोन एज इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। अब इसी में कुछ बातें ध्यान दीजिए। नोट नंबर फर्स्ट, इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि i नॉट इक्वल टू j, तो aij बराबर 0 हो, तथा i बराबर j, यदि i बराबर j, तो aij इक्वल टू 1। यानी जब i बराबर j हो, ध्यान दीजिए, जब i बराबर j हो, तो थोड़ी देर पहले हमने क्या समझाया था कि वो अवयव कहाँ का होगा, मुख्य विकर्ण का होगा। तो जब i बराबर j हो तो ये अवयव अर्थात मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो, ये लिखा 1। और जब i j के बराबर नहीं है तो वो अवयव कहाँ होगा, मुख्य विकर्ण के अलावा। और मुख्य विकर्ण के अलावा देखिए ये सब क्या हो, 0। तो आव्यूह aij n क्रॉस n, ध्यान दीजिए वर्ग आव्यूह है इसलिए दोनों बराबर है, को
इकाई आव्यूह कहते हैं। तो इकाई आव्यूह को हमने एक दूसरे तरीके से समझा दिया है कि अगर आई जे के बराबर ना हो तो अवयव ए आई जे 0 हो, बराबर हो तो वो अवयव 1 हो, अर्थात जो ऊपर लिखा वही है। नोट नंबर 2, इकाई आव्यूह को अंग्रेजी में तत्समक आव्यूह को भी बताया गया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका पहला अक्षर आई है, इसलिए इकाई आव्यूह के लिए हम नोटेशन आई यूज करते हैं। इकाई आव्यूह को सामान्यतः कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जितने भी इकाई आव्यूह हों उसको हम आई से लिखेंगे, लेकिन फिर अंतर कैसे पता करेंगे कि ये भी आई है, ये भी आई है, लेकिन ये 2x2 का वर्ग आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, ये 3x3 का है। तो अगर इसको भी हम आई से दिखा देंगे, इसको भी आई से दिखा देंगे, दोनों में अंतर क्या होगा? तो अंतर के लिए हम नोट नंबर 3 लिखने जा रहे हैं। नोट नंबर 3, 2x2 कोटि के, या पहले इन जनरल लिख दें, इन जनरल n×n कोटि के इकाई आव्यूह को IN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, IN का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसा इकाई आव्यूह जिसकी कोटि n×n हो। यहाँ पर IN का क्या नाम है? क्या नाम है? 3x3 कोटि का इकाई आव्यूह, इन जनरल ये है। इसी प्रकार बताइए, जब हम n की जगह पे 2 रख दें, n की जगह पे 2 रख दें तो ये I2 बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2x2 कोटि का इकाई आव्यूह, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, फिर से बना दे रहे हैं 1001। यही है I2, यही I2। और I3 क्या होगा? I3 क्या होगा? तथा I3 क्या होगा? I3 बराबर, सॉरी यहाँ पे 3x3 गलत हो गया था, ये IN है तो इसका नाम होगा n×n कोटि का इकाई आव्यूह। n लिखा तो n×n, n बराबर 2 रखे तो I2 बराबर 2x2, और 3 रखेंगे तो I3 बराबर हो जाएगा 3x3 कोटि का इकाई आव्यूह। क्या हो जाएगा? अगर n बराबर 3 रख देंगे तो I3 बराबर 3x3 कोटि का इकाई आव्यूह। इसको भी बनाए थे अभी हम, फिर से बना दे रहे हैं 1000000001। ये जो 3x3 कोटि का इकाई आव्यूह है, इसी को हम संक्षेप में नोटेशन रूप में I3 लिखते हैं। ये I3 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इकाई आव्यूह। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी क्या है? अदिश आव्यूह। सेकंड था अदिश आव्यूह, स्केलर। इसको आज ख़त्म ही कर देते हैं, 2-3 हेडिंग बची है। स्केलर मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का
प्रत्येक अवयव अशून्य, मतलब शून्य न हो, अशून्य परंतु समान, शून्य ना हो लेकिन जो भी हो वो बराबर हो परंतु समान हो। ऐसा वर्ग अब हो जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव अशून्य हो लेकिन बराबर हो। जैसे अगर हम एक लिख रहे हैं तो एक ही एक लिखते जाएंगे मुख्य विकर्ण पे, टू लिख रहे हैं तो टू 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 ही लिखेंगे, थ्री लिख रहे हैं तो थ्री 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 ही लिखेंगे। ये तो मुख्य विकर्ण की बात हो गई। तथा शेष अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण पे शून्य ना हो लेकिन जो भी हो बराबर हो और हर जगह शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए मुख्य विकर्ण पे जो भी लिखा है, मुख्य विकर्ण पे जो भी एलिमेंट देख रहे हैं वो जीरो भी नहीं है और जो भी लिखा देखिए बराबर, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये अदिश आव्यूह। अच्छा, इससे पहले जो हम इकाई आव्यूह की बात किए थे, इकाई आव्यूह भी अदिश आव्यूह है कि नहीं है? ये भी अदिश आव्यूह है, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई है। मुख्य विकर्ण पे देख लीजिए जीरो नहीं है और जो भी लिखा है बराबर है, बाकी हर जगह जीरो है। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई आव्यूह भी अदिश आव्यूह हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। ये अदिश आव्यूह तो है लेकिन क्या ये इकाई आव्यूह है? नहीं है, ये इकाई भी है अदिश भी है। ठीक है, तो प्रत्येक इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। और नंबर 3 क्या था? विकर्ण आव्यूह। नंबर 3 डायगोनल बोलते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिएगा बस एलिमेंट की बात है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव अशून्य, प्रत्येक अवयव अशून्य हो, प्रत्येक अवयव अशून्य हो तथा शेष अवयव शून्य हो। जी, मुख्य विकर्ण पे जो भी लिखो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे जो लिख दो, और बाकी हर जगह जीरो लिख दो। मुख्य विकर्ण पे जीरो के अलावा कोई भी नंबर और बाकी हर जगह सिर्फ जीरो लिखो तो उसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। देखिए 1 0 0 0 3 0 0 0 5। देखिए मुख्य विकर्ण पे आपको कहीं पर भी जीरो नहीं दिख रहा है, बाकी हर जगह जीरो दिख रहा है, तो ये विकर्ण आव्यूह हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख दें 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 लिख दें, देखिए ये भी तो विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है मुख्य विकर्ण का, बाकी हर जगह जीरो है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी तो विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या है कि मुख्य विकर्ण पे जीरो ना हो, बाकी हर जगह जीरो हो। तो देख लीजिए मुख्य विकर्ण पे जीरो नहीं है, बाकी हर जगह जीरो है, तो इसका मतलब ये विकर्ण आव्यूह है। अब बात समझिए, थोड़ी देर पहले आपने इसको इकाई आव्यूह कहा था, अब देखिए ये इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह में भी आ गया। यही इकाई आव्यूह अदिश में भी था। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी हो सकता है और विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है, लेकिन उल्टा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन ये इकाई आव्यूह नहीं है, ना ही ये अदिश आव्यूह है। इसी प्रकार ये देखिए अदिश आव्यूह था, ये यहाँ पर भी आ गया है। इसका मतलब अगर कोई अदिश आव्यूह है तो विकर्ण तो हो जाएगा, लेकिन उल्टा सही नहीं है। ये विकर्ण यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे 2-3 बातें इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी होता है और विकर्ण आव्यूह भी होता है, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है। और दूसरा, प्रत्येक अदिश आव्यूह
विकर्ण आप भी होता है, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे उसको, तो और समझ में आ जाएगा। अब फोर्थ हमारा क्या है, ऊपर त्रिभुजी, ऊपर त्रिभुजी यानी अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी वर्गाव्यूह है। इसकी परिभाषा क्या है देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, ध्यान दीजिए उल्टा होता है, ऊपरी में जैसे अपर है तो ऊपरी में नीचे लिखेंगे और जब निम्न वाले में ऊपर लिखेंगे। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसको क्या बोलेंगे, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मुख्य विकर्ण है, जैसे यहाँ पे लिखे 1 3 5 0 4 6 0 0 7। देखिए ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, और ये मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट हैं। और देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो हैं। ऊपर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों, तो ऊपर एक आध जीरो हो, जैसे 5 की जगह पर जीरो हो सकता है, लेकिन टोटली जीरो ना हो। टोटली जीरो हो जाएगा तो वो बन जाएगा जो हमारा पांचवा निम्न त्रिभुजी बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव जीरो हो तो उसको बोलते हैं ऊपर त्रिभुजी मैट्रिक्स, ठीक है। और पांचवा क्या है, निम्न त्रिभुजी, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो परिभाषा ऊपर लिखी उसी का उल्टा बोल दें, ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसा वर्गाव्यूह, ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 1 0 0 2 5 0 3 7 8। अब यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण पे यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ये 1 5 8, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं 1 5 8। अब इसके ऊपर देखिए सब जीरो दिख रहे हैं, तो अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हों तो निम्न त्रिभुजी, और अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको बोलते हैं ऊपर त्रिभुजी अर्थात अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। और ज़रा बताइए, अपने से ध्यान दीजिए, अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर भी जीरो हो नीचे भी जीरो हो तो क्या बन जाएगा वो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण में जीरो नहीं होता, बाकी हर जगह जीरो होता है। तो अगर ऊपर भी जीरो हो जाए नीचे भी जीरो हो जाए, 1 3 5, यहाँ भी जीरो, 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 तो ज़रा देखिए क्या बन गया, ये मुख्य विकर्ण है, और मुख्य विकर्ण के देखिए ऊपर भी सारे एलिमेंट जीरो हैं और नीचे भी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम,
इसको कहेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या थी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में अशून्य अवयव हों, मतलब जीरो ना हो, और बाकी हर जगह शून्य हो। तो ये क्या बन जाएगा, ये विकर्ण आव्यूह बन जाएगा, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह की एक परिभाषा आप लोग और समझ सकते हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह जो अपर ट्रायंगुलर तथा लोअर ट्रायंगुलर दोनों हो, उसको बोल देंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो ये हो गया विकर्ण आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर का कॉम्बिनेशन एक दूसरी परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आयताकार आव्यूह समाप्त हो गया है और वर्गाकार आव्यूह समाप्त हो गया है। एक हेडिंग और बच गई है, उसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह। अब आप कहेंगे कि इसको ना तो आयताकार आव्यूह में आपने बताया, ना वर्ग आव्यूह में बताया, तो ये अलग से क्या है, ये अलग से होने का कारण ये है कि ये शून्य आव्यूह आयताकार आव्यूह भी हो सकता है और वर्ग आव्यूह भी हो सकता है, इसलिए इसको अलग से बताना पड़ा। परिभाषा क्या है, सिंपल सी परिभाषा, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह। हमने ना तो यहाँ पे आयताकार बोला है ना तो वर्ग बोला है, दोनों हो सकता है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, जिसे सामान्यतः ये बड़ा सा जीरो बना देते हैं। अब चाहे इसको ओ समझिए या जीरो, ये जीरो ही बोला जाता है, जिसे सामान्यतः जीरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल, ये शून्य आव्यूह का नोटेशन है, बराबर 0 0 0 0 0 0, ये हो गया शून्य आव्यूह। दूसरा एग्जाम्पल 0 0 0 0। देखिए यहाँ पर भी प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, यहाँ पर भी प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये भी शून्य आव्यूह है, ये भी शून्य आव्यूह है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आयताकार आव्यूह है, वो वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नोट करके कि शून्य आव्यूह आयताकार या वर्ग कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पंक्ति स्तंभ बराबर होंगे तो वर्ग हो जाएगा जैसे ये, पंक्ति स्तंभ बराबर नहीं होंगे तो आयत हो जाएगा जैसे ये। बस सीधी सी बात यह है कि प्रत्येक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो वो कहलाएगा शून्य आव्यूह। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज आव्यूह के बारे में आप लोगों को बताया। जितने भी आव्यूह के टाइप हो सकते हैं हमने सब बता दिया है, और सबको बहुत ध्यान से समझने की बात है। और सिंपल सी परिभाषा है, इसको एक बार समझिएगा परिभाषा, और कोई भी दिक्कत हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम बता देंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को समझिएगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।